हम- वातावरण में और भी सारी गैसें हैं। हाँ, CO2 जाता है बॉडी में, CO2 जब काम लेता है तो हो जाता है बॉडी में, ले जाते हैं वातावरण में, सांस लेंगे तो जब भाई सारी गैसेस जाएंगी उसको आप रोक सकते हैं, फिल्टर लगा दो कोई नाक में, रुक जाएगा। सब जाता है। सारी गैसेस जाती हैं, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन होती है केवल, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो रिटर्निंग में वापस निकलती है। ठीक है, हाँ हाँ, लंग्स तक सब जाती हैं, लेकिन आगे ब्लड में एब्जॉर्ब केवल ऑक्सीजन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और क्या। ऑक्सीजन क्यों नहीं रहेगा, आपने ऑक्सीजन खींचा है, क्या सारी गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं? 104 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है और 95 किस में होता है, ब्लड में होता है, तो पूरा नहीं गया ऑक्सीजन ना, कुछ ऑक्सीजन फेफड़ों में बचा हुआ है। तो जब रिटर्निंग हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वही एयर आपकी एक्सेल होती है। समझ में आ रहा है? बताइए। हाँ, ना लेट नहीं होगा, बताइए, को आज क्वेश्चन का ही देना है, आप बताइए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। ऐसे क्यों डर रहे हैं? अच्छा ये क्वेश्चन था, अरे बाप रे, ऑन कर दीजिए। हम कभी कभी नहीं, मैं डेली मोटिवेट करता हूँ, बताइए। हाँ, सैटरडे आज पढ़ाना लिखाना छोड़ करके मोटिवेशन कर दें। देखिए, पढ़ने मोटिवेशन कुछ नहीं है, आप बस जिद ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, मैंने ये चीज कई बार कह चुका हूँ, जब तक आप जिद नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। समझ में आया? कहाँ टाइम कम पड़ता है यहाँ पढ़ने के लिए? तो इसीलिए आपका टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट में टाइम, टेस्ट होगा 3 तारीख को, परेशान ना होइए ना। अच्छा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बाद में बात हो जाएगी। हमने नहीं बनाया, लेकिन क्वेश्चन सही है। ठीक है, बनाया नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो समझाया था, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। CO2 का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में कोई समस्या है? कुछ लोगों को तो समस्या होती नहीं है जरा से भी। देखिए, अगला टॉपिक समझना है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन का नियमन, रेगुलेशन करना, नियमन करना। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कैसे कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग है, हम लोग अपने जो सांस ले रहे हैं ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप चल रहा है। ठीक है, अपने आप क्या है, ब्रीदिंग हो रही है। इसको रेगुलेट कौन करता है? ब्रेन, ब्रेन से रेगुलेटिंग होती है। समझ में आया? ब्रीदिंग फास्ट होनी है, ब्रीदिंग स्लो होनी है, ये सारी रेगुलेशन किससे होगा? ब्रेन से। तो हमको इसमें रेगुलेशन पढ़ना है। रेगुलेशन का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, रेट एंड ड्यूरेशन। जो ब्रीदिंग का रेट है, 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस ली जाती है। ठीक है, तो कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ के आते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ये ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये कौन बढ़ाया? ब्रेन बढ़ाया। समझ में आ रहा ना? ब्रीदिंग का ड्यूरेशन, सांस हम लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है कि इतनी देर तक सांस खींची जाएगी, लेकिन कभी कभी बहुत देर तक सांस खींच ली जाती है। ठीक है, अस्थमा के पेशेंट में देखिए, लंबी लंबी सांस खींचते हैं ना, गहरी सांस खींचते हैं, ज्यादा देर तक खींचते हैं सांस को, जिनकी सांस फूलती है। तो ये सारी चीजें कंट्रोलिंग कहां से हो रही हैं? ब्रेन से। तो रेगुलेशन पढ़ना है इसमें हमको। कितने तरीके से रेगुलेशन होता है? देखिए, रेगुलेशन 3 टाइप है टोटल। पहला है बाय नर्वस सिस्टम,
आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसके द्वारा रेगुलेशन होगा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। समझ में आया? और दूसरा रेगुलेशन है केमिकल रेगुलेशन, दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। बॉडी में जो केमिकल हैं उनके द्वारा ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाएगा। समझ में आया? एक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोलिंग होती है रेस्पिरेशन की, और एक केमिकल्स के द्वारा। अब दोनों को पढ़ना एक एक करके, नर्वस सिस्टम से कैसे होगी और केमिकल। नर्वस सिस्टम के लिए आपके ब्रेन में दो सेंटर लगे हैं, एक सेंटर है मेडुला और एक सेंटर है पोन्स। मेडुला और पोन्स, ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का पार्ट है मेडुला और पोन्स। मेडुला में एक सेंटर है आरआरसी, आरआरसी सेंटर है। यहां पर एक केंद्र होता है आपके मेडुला में, एक एरिया है, उसको बोलते हैं आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये श्वसन की लय को मेंटेन रखता है। रिदम का मतलब होता है लय, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा। जितने भी ब्रेन में जितने भी सेंटर हैं जो रेगुलेशन कराते हैं किसको? रेस्पिरेशन को। उसमें मेन सेंटर अगर पूछा जाए तो कौन सा वाला होता है? मेन होता है मेडुला। ये हेडक्वार्टर है सभी का। समझ में आया? हाँ, मेन यही है। बाकी जितने भी हैं वो सब रेगुलेशन कराएंगे, लेकिन सिग्नल किसको करेंगे? सिग्नल मेडुला को करेंगे, तब मेडुला रेगुलेशन कराएगा। सांस को, ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाना है, घटाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेन इसकी है, ठीक है। मेडुला मेन सेंटर होता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? मेन सेंटर है। तो इसी के अंदर एक सेंटर है आरआरसी, अभी समझेंगे। और पोन्स के अंदर एक सेंटर होता है नीमोटैक्सिस सेंटर, नीमोटैक्सिस सेंटर है। आज पोन्स में कौन सा केंद्र है जो रेगुलेशन कराएगा? नीमोटैक्सिस। मेडुला में है आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसको हो गया नोटे। देखिए, मेडुला, मेडुला में अगर कहा जाए मेन सेंटर कौन सा है तो कंटेन आरआरसी, ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये, ठीक है। ये क्या करता है कोई बताएगा? करता क्या है ये? क्या करता है ये? जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं आराम से खड़े होकर के, बैठ करके, ये सांस को कितनी देर तक खींच रहा है? हमारी सांस का ड्यूरेशन क्या है? कितने, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेनी है, कितनी देर तक हवा इनहेल करना है, कितनी देर तक एयर को बाहर करना है, ये सारा काम कौन डिसाइड कर रहा है? आरआरसी, यही, ठीक है। ये रिदम को मेंटेन कर रहा है, लय को मेंटेन कर रहा है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप जब जबरदस्ती सांस को खींचते हैं, फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं, उसमें भी इसी का काम है, उसको भी यही कंट्रोल करता है। समझ में आया? यहां लिखेंगे क्या करता है? कंट्रोल करेगा, कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, और किसको? एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। हाँ बताइए। नहीं, अस्थमा के पेशेंट वहां डिस्टर्ब होता है, अस्थमा में एलर्जिक रिएक्शन है, उसकी अलग केस है। वो क्यों होता है, रीजन बताएंगे अभी हम। समझ में आ रहा है? इसको देखिए यहाँ पर अभी। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा आपके, और फोर्सफुल ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग में 2 स्टेप होता है, सांस को खींचना और सांस को बाहर करना, ठीक। तो अभी जब आगे समझेंगे कि एक सेंटर मेडुला पढ़ रहे हैं, एक सेंटर क्या पढ़ रहे हैं? पोन्स। इतना जान लीजिए, अगर पूछा जाए कि इनहेलेशन
और एक्सलेशन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? तो दोनों को कंट्रोल मेडुला करता है। आपका पोन्स एक्सलेशन को कंट्रोल नहीं करेगा, एक्सपायरेशन को कंट्रोल नहीं करेगा, ये केवल किसको कंट्रोल करेगा? इनहेलेशन को, इंस्पायरेशन को। एक्सपायरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन सा? ये सब कुछ करता है। ये इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करेगा और एक्सपायरेशन को भी, दोनों को कंट्रोल। तो मैं लिख दे रहा हूं, ना लिखेंगे बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो एक सेंटर आपका आरआरसी हो गया, इसके अलावा 2 सेंटर और होते हैं, अब आपकी बुक में लिखे नहीं गए हैं। डीआरजी और वीआरजी 2 सेंटर, किसी को पता है? सुने हैं कभी ना? डीआरजी नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा ऑल्सो कंटेन डीआरजी और वीआरजी, ठीक है। ये 2 क्या हैं? ये भी सेंटर हैं। इसका पूरा नाम डॉर्सल, कोई बताएंगे? रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। समझ में आ रहा है तक? तो आपकी बुक में केवल यही लिखा गया आरआरसी, ये एडिशनल है, बस इतना जाने रखिए। ये तो किसके बारे में हो गया? मेडुला के बारे में। अब दूसरा सेंटर कौन सा है? पोन्स, ठीक। तो हाँ, हटा दें इसको ना, लिख लिया सब, छोटा कर दें। अब वो सारी नौटंकी करनी पड़ेगी, कैसे होगी वो? ये अब बताइए। अच्छा, पहले वो पेज आ जावे, ठीक है। आप प्रीव्यू दबा दिया, आप छोटा करें। ये कुछ सीखने को मिलता है। लो जी, ये लिखने वाले लिखते रहेंगे यहीं से, जो छूट गया वो लिखते रहो। सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा, दिखाई नहीं देगा पीछे से। देखिए, इसके बाद अगला सेंटर कौन सा है? पोन्स। जैसे लगता है ये बोर्ड कुछ हैंग करने लग गया है। हाँ, अगला सेंटर है पोन्स। पोन्स में एक सेंटर है, उसका नाम क्या है? अरे कुछ तो बता दिया करिए कम से कम। हाँ, नीमोटैक्सिस सेंटर, नीमोटैक्सिस सेंटर। कीमोटैक्सिस अलग चीज है, वो केमिकल रेगुलेशन में है। आइए, तो पोन्स में एक सेंटर है, उसका नाम क्या है? नीमोटैक्सिस सेंटर, ठीक है। इसको स्टॉप सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप सेंटर। ये इंस्पायरेशन को देखिए, इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन में इसका कोई काम नहीं है। जो हम सांस खींचते हैं, कितनी देर तक सांस खींचेंगे? एक समय आता ना, उसके बाद सांस खींचना बंद हो जाता ना। आप सांस खींचिए, नॉर्मली आपकी सांस जा रही है, एक समय होता है, उसके बाद इन्हें इंस्पायरेशन क्या हो जाता है? स्टॉप। उसके बाद फिर क्या होगा? एक्सपायरेशन। समझ में आ रहा ना? आपके फेफड़े एक सीमा तक फूलते हैं, उसके बाद नहीं फूलेंगे। तो एक समय तक इंस्पायरेशन होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो नीमोटैक्सिस सेंटर नॉर्मली करता क्या है कि ये स्टॉप कर देता है किस चीज को? इंस्पायरेशन को, ठीक है। जब लंग्स पूरी तरीके से कंप्लीट क्या हो जाती हैं? एयर को भर लेती हैं, उसके बाद क्या होगा? एक्सपायरेशन कराना है।
तो एक काम इसका ये हो गया कि इंस्पायरेशन को ये क्या करेगा, स्टॉप कराएगा, ठीक है, लिमिट के बाद में। और दूसरी चीज ये है, ये ब्रीदिंग के रेट को भी बढ़ाता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए हैं, ठीक है, दौड़ के आ रहे हैं, तो आपको सांस फूलने लगती है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना। तो जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो सोचिए आपकी बॉडी में एयर उतना ज्यादा नहीं जाती है, सांस छोटी हो जाती है कि नहीं होती है? अरे सांस जैसे नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, और जल्दी जल्दी लेंगे तो हांफेंगे, तो सांस क्या हो जाती है, छोटी। ब्रीदिंग का ड्यूरेशन घट जाता है, जो सांस लेने का ड्यूरेशन है, समय अंतराल है, वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो छोटा हो जाएगा तो 1 मिनट में फिर ज्यादा ब्रीदिंग हो जाएगी ना। तो ये एक काम और करता है कि ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाता है। कैसे? इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को घटा करके, ठीक है। यहां लिखेंगे रिड्यूस करेगा, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से होगा क्या, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग को शॉर्टन कौन करता है? शॉर्टन का मतलब छोटा, छोटी ब्रीदिंग कौन कराता है? ये अगर एक्टिवेट हो गया, ये अगर ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, छोटी छोटी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी सांस ली जाएगी, ठीक है। यहां लिखेंगे शॉर्टन द ब्रीदिंग, शॉर्टन ब्रीदिंग। दोनों क्या, केवल इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन में इसका कोई रोल नहीं है, केवल इंस्पायरेशन। अगर सांस, सोचिए जो सांस आप खींच रहे हैं अगर वो छोटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो सांस रिलीज करा रहे हैं वो भी छोटा ही तो होगा, वो बड़ा नहीं होगा ना। छोटे छोटे का मतलब जितने ड्यूरेशन में आप एयर को इन कर रहे हैं उतना ही समय लगेगा एयर को आउट करने में। तो जब इंस्पायरेशन को छोटा कर देगा तो जाहिर सी बात है एक्सपायरेशन भी छोटा होगा। समझ में आया ना? नॉर्मल करने के लिए नहीं है, एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय ब्रीदिंग को छोटा करना है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, यही काम करता है, उस समय ये काम करता है। समझ में आया? तो इतना याद रखिए कि इंस्पायरेशन को स्टॉप कराएगा, इसको स्टॉप सेंटर बोलते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करेगा, ये सिग्नल किसको करेगा, मेडुला को करेगा, क्योंकि सारा काम मेडुला करता है। तो ये लिखेंगे सिग्नलिंग किसको करेगा, टू मेडुला, क्योंकि मैंने बताया मेन पार्ट मेडुला है, सारा काम मेडुला करता है, बाकी उसके सब क्या है, सहायक लोग हैं। ठीक, यहां तो समझ में आ गया। ये तो हो गया नर्वस रेगुलेशन। दूसरा रेगुलेशन कौन सा पढ़ना है, केमिकल रेगुलेशन, ठीक है, उसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं, केमिकल रेगुलेशन। देखिए सेकंड है केमिकल रेगुलेशन। बताइए आपकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे। ब्लड में कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो ब्रीदिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट कराते हैं, बताएंगे? उन केमिकल्स का नाम क्या है? हाँ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो हमारी सांस क्या हो जाएगी, हाँ, जल्दी जल्दी चलेगी, ठीक है, हम ज्यादा ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो पहला केमिकल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी ब्लड में तो जाहिर सी बात है H+ बढ़ेगा। तो H+ कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, ब्रीदिंग आपकी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन ये दो केमिकल हैं जो ब्रीदिंग के रेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर ये बढ़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो गए, अगर ये बढ़ गए तो बताएंगे क्या होगा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। क्या होगी, ब्रीदिंग फास्ट। अरे सोचिए आपकी ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है इसका मतलब ऑक्सीजन कम पड़ रही है।
क्योंकि रेस्पिरेशन ज्यादा चल रहा है, टिश्यू में रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो आप ऑक्सीजन को लेने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है, तो ब्रीदिंग का रेट बढ़ेगा ना। ये ब्रीदिंग के रेट को क्या करेंगे, ये दोनों केमिकल बढ़े तो ब्रीदिंग का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इनकी ये कम तो ब्रीदिंग का रेट कम। एक चीज और समझना, ऑक्सीजन का कोई विशेष रोल नहीं है। पूछा जाता है क्या ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल कराने में कोई सहयोग करती है? तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये लाइन समझे रहिएगा। ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन के जैसे इनमें क्या है, केमिकल रेगुलेशन होता कैसे है वो समझ लीजिए। आपकी बॉडी के अंदर एक पार्ट है एओर्टिक आर्च, एओर्टिक बॉडी, इसी, और दूसरा पार्ट आप में मिलेगा क्या चीज, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये नाम सुना है आपने? एओर्टा जान रहे हैं ना, एओर्टा, हार्ट से जो एक धमनी निकलती है बड़ी वाली, उसको क्या बोलते हैं, महाधमनी, और वो है एओर्टा, वही है एओर्टिक बॉडी, ये महाधमनी है। ठीक, ऐसे होती है कुछ, ये देखिए है ना, ये कहां से निकल रही होती है, हार्ट से। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ले जा रही होती है, पूरी बॉडी में भेजती है। कैरोटिड आर्टरी क्या है, यहीं से ही महाधमनी से एक ट्यूब निकलती है जो कि क्या है, गर्दन से होते हुए ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने के लिए कैरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है, उसको क्या बोलते, सॉरी, एओर्टिक से निकलती है, इसका नाम क्या है, कैरोटिड आर्टरी। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, ये सप्लाई करेगा, सप्लाई ब्लड इसको टू ब्रेन। इसको तो सब जान रहे हैं, ये मेन आर्टरी है। इसके अंदर कुछ रिसेप्टर लगा होगा, रिसेप्टर जानते हैं, बॉडी में आपके कई जगहों पर रिसेप्टर होता है जो पता लगाते हैं सिग्नल को। ठीक है, सेंस है, जैसे नोज में रिसेप्टर है तो उससे सुगंध पता लगती है, जीभ पे जो रिसेप्टर है उससे टेस्ट पता लगता है। इनके अंदर कुछ क्या है, रिसेप्टर लगे हुए हैं। देखिए ये रिसेप्टर यहाँ लगा हुआ है किस आर्टरी में, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है, कैरोटिड आर्टरी में भी क्या है, रिसेप्टर लगे हैं। ये एओर्टिक बॉडी है और वो कैरोटिड आर्टरी, सबके अंदर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, यहां जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या H+ ज्यादा है तो पता लगा लेते हैं कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, H+ ज्यादा हो गया है। कैसे पता लगता है हमारी बॉडी को कि ब्लड में H+ ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है? ये रिसेप्टर यहाँ लगा, देखिए जैसे ही हार्ट में ब्लड आएगा और हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए तैयार होगा, यहाँ ब्लड आएगा और इसमें क्या लगा, रिसेप्टर, तुरंत पता लग जाएगा। सिग्नल यहां से कहां जाएगा, मेडुला को जाएगा। हेडक्वार्टर कौन है, मेडुला है। यहां से ये रिसेप्टर केवल इतना पता लगाते हैं कि H+ ब्लड में ज्यादा है और CO2 ज्यादा है। सिग्नल यहां से जाएगा मेडुला, जैसे आपकी नोज में रिसेप्टर है सूंघने वाला, लेकिन सिग्नल कहां जाता है, ब्रेन को। टंग में टेस्ट का रिसेप्टर है, सिग्नल कहां जाता है, ब्रेन को। अरे ब्रेन से तो पता लगता है सब कुछ ना, ठीक है। तो ऐसी चीजें यहां पर है, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए रिसेप्टर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन एओर्टिक बॉडी, एओर्टिक बॉडी में, एंड कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में है। ठीक है, ये रिसेप्टर करते क्या हैं, डिटेक्ट, पता लगाएंगे H+ एंड CO2 कंसेंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड में कितनी कंसेंट्रेशन है, कम है कि ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो सिग्नलिंग करेंगे, और क्या करेंगे, सिग्नलिंग तो मेडुला, मेडुला को सिग्नल भेजेंगे तो मेडुला अपना काम करेगा। अगर ब्लड में CO2 ज्यादा है तो मेडुला क्या करेगा,
ब्रीदिंग की रेट को फास्ट कर देगा, ऑक्सीजन बॉडी में जल्दी जल्दी आनी है। फिर समझ में आया? तो चाहे पोन्स हो चाहे ये वाले सब दो एरिया हैं, सब सिग्नल किसको करते हैं? मेडुला को करते हैं। एक चीज और होता है इसके अलावा, बुक में नहीं लिखा गया, एक होता है मैकेनिकल रेगुलेशन। मैकेनिकल का मतलब समझते हैं? जैसे जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो विंड पाइप है ट्रेकिया, और जो आपका ब्रोंकस है उसको हिंदी में श्वास नली क्या बोलते हैं? श्वास नली जो भी है, ठीक है। दोनों में जैसे एयर जब इन की जाती है या एयर आउट की जाती है तो ट्रेकिया क्या करता है? इस तरीके से फूलता है। सांस की नली जो होती है ब्रोंकस, वो क्या करती है? खोलती है। उसमें अंदर क्या लगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब ये ट्रेकिया है और ये क्या है? ब्रोंकस है। इसके अंदर कुछ रिसेप्टर लगे हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रिसेप्टर। अगर प्रेशर ज्यादा है, अगर एयर का प्रेशर ज्यादा है तो पता लगा लेते हैं कि एयर का प्रेशर क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, ठीक है। अगर ज्यादा एयर आपके फेफड़ों में आ गई है तो ये पहचान लेंगे कि प्रेशर क्या है? ज्यादा। तुरंत सिग्नल किसको करेंगे? मेडुला को करेंगे, ठीक। कि अब जो है सांस को नहीं खींचना है, बहुत एयर आ चुका है अंदर, अब इस एयर को बाहर करिए। समझ में आ रहा ना? अरे सांस जब खींचते हैं तो उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना, कितना खींच ले जाओगे? जब खींचोगे तो बाहर निकालोगे उसको तो एक प्रेशर से निकलेगी, तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये तो फट सकता है। हालांकि इसमें प्रोटेक्शन लगा होता है, लेकिन ये क्या है? तब भी यहाँ पर कुछ रिसेप्टर हैं जो क्या करते हैं? सिग्नल को भेज देते हैं, वो मैकेनिकल रिसेप्टर है। तो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं। अब खत्म हो गया। एक चीज और लास्ट में पढ़ना, देखिए लास्ट में क्या पढ़ना है? डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होती हैं इस चैप्टर में? श्वास से संबंधित समस्याएं। पहली समस्या क्या है? अस्थमा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दमा, ठीक है। तो अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा किससे होता है? कारण क्या है? एलर्जी। ये एक तरीके का एलर्जी है। वातावरण में धूल के कण या जितने भी ऐसे केमिकल हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन हो गया, या कोई मेडिसिन हो गया, ठीक। जब ये आपकी बॉडी में एयर के थ्रू जाएंगे, कहाँ? ट्रैकिया में। समझ में आ रहा ना? कहाँ जाएंगे? ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में जो ब्रोंकस वाला एरिया है, कौन सा? ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, यहाँ क्या होगा? सूजन आ जाएगा। इन्फ्लामेशन का मतलब समझते हैं? सूजन। तो सोचिए जब ये सांस की नली ये वाली है, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल, इनमें सूजन आ जाएगा तो अंदर का ये एरिया क्या हो जाएगा? सूजन। देखिए ये स्वेल कर गया, ये नली क्या कर गया? स्वेल। ये सांस की नली अंदर से क्या कर गई? सूज गई, तो अंदर का एरिया क्या हो जाएगा? कम। तो जब यहां से एयर जाएगी तो अंदर जब एयर पास आउट होगी तो उसको रास्ता कम मिलेगा। पाइप में पानी बह रहा है, पाइप को दबा दीजिए तो एक प्रेशर से निकलेगा, पानी निकलेगा ना। तो यहाँ एयर बहुत प्रेशर से जाएगी, तो प्रेशर से जाएगा तो एक घरघराने वाली आवाज आएगी। जब सांस छोड़ते हैं दमा के पेशेंट तो क्या होता है? एक खड़खड़ाहट वाली आवाज निकलती है, क्योंकि सांस की नली अंदर से संकुचित हो गई है, रास्ता कम है, रास्ता सकरा हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सूजन आ गई है सांस की नली में, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में। तो एक व्हीजिंग साउंड आती है, इंग्लिश वाली बुक में लिखा गया व्हीजिंग साउंड, सीटी वाली साउंड आती है। समझ में आया? तो अस्थमा में इसका उपचार क्या है? मेडिसिन, और एक उपचार है वो पंप, इनहेलर। उससे क्या होता है? ये जो अंदर का ब्लॉक, अंदर का नैरो एरिया है वो क्या हो जाता है? ब्रॉड, ठीक है, डायलेट कर देता है। तो लिखिएगा ये क्या है? एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, ठीक।
इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, और बीजिंग साउंड आएगा। बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा ब्रोंकाइटिस, अगर कहीं पर लास्ट में ITS जुड़ जाए, लास्ट में क्या जुड़ जाए, ITS, ठीक है, तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, ठीक है। यहां सूजन किस में आएगा, ब्रोंकस में। यहां किस में आया था, ब्रोंकस में भी आया था, ब्रोंक्यूल्स में भी आया था, लेकिन यहां किस में आएगा, ओनली ब्रोंकस। समझ में आया? तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस हो गया। और तीसरा डिसऑर्डर कौन सा है, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। इस पर बड़ा क्वेश्चन आता, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है, एम्फाइसीमा। हाँ, वो एलर्जी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ऐसी चीज आपकी बॉडी में, ट्रैकिया में चली गई, ब्रोंकस में, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग। लेकिन कारण उसमें वो नहीं है, वो तो रीजन है, मास्ट सेल इन्वॉल्व होती है, मास्ट सेल। एलर्जी, एलर्जी जानते हैं, एलर्जी में होती है तो कोई एरिया में कहते हैं एलर्जी हो गया, वो एरिया लाल हो जाता है, वो एरिया सूज जाता है, खुजली होती है, ये सारे सिम्टम क्यों आ रहे हैं, मास्ट सेल केमिकल रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। समझ में आया? एम्फाइसीमा में क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है। कारण क्या है इसका, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से, जब सिगरेट को स्मोक किया जाता है तो उसका जो धुआं है वो काफी गर्म होता है, हालांकि वो आपके लंग्स में पहुंचते पहुंचते थोड़ा टेम्परेचर को डाउन कर लिया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, आप नाक से सांस ले रहे हैं तो गर्म हवा बाहर से जा रही है तो वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि आपकी नोज में बीच में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, लगा है ना, बीच वाला पार्ट। नोज के 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको। मिडिल पार्ट क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटर है, टेम्परेचर कंट्रोल कराता है एयर का। लेकिन जब आप माउथ से, क्योंकि इनहेलिंग जो की जाती है सिगरेट स्मोकिंग, वो धुआं कहां से जाता है, माउथ से, तो माउथ से जाने की वजह से वो टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता है, और जब वही वार्म गर्म धुआं कहां पहुंचता है, आपके फेफड़ों में, आपके एल्वोली में। एल्वोली का मतलब कोशिकाएं, एल्वोली में पहुंचेगा तो एल्वोली क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। जैसे एक पॉलीथीन को गर्म कर दीजिए तो पॉलीथीन क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एल्वोली का जब सरफेस एरिया अंदर का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बताएंगे ऑक्सीजन ज्यादा इंटर करेगा कि नहीं करेगा, कम करेगा ना। अरे भाई, पहले एरिया इतना था, सिकुड़ करके छोटा हो गया, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट घट जाएगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा एल्वोली का, उतना ही ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा। तो यहां पर लिखेंगे एल्वोली की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और सरफेस एरिया घटने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ठीक है, O2 लेवल रिड्यूस करेगा, और फिर सांस फूलने लगेगा। ज्यादा सिगरेट पीने से बाद में क्या होता है, सांस फूलने लग जाती है। समझ में आया? एक लास्ट बचा हुआ है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बस बता रहे हैं, क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं हम। 5 मिनट 2 मिनट का टाइम और लगाएंगे, जल्दी लिखिए, इसको लिख रहे हैं।
हो गया है? हाँ, तुम कुछ कह रही थी बेटा, वो क्या, वो कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं रखना चाहिए। कहा था इसने सर मोटिवेशन कराते रहेगा बीच बीच में, यही हो रहा देखो जी। कॉन्फिडेंस को लूज मत रखिए कभी। इसने कहा क्या हम भी नीट निकाल पाएंगे? इसने कहा मुझसे, तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो अपना लेक्चर जब देता हूँ मैं तो कहता हूँ, खुद कहता हूँ कि मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ सब पागल हैं, सबके सब, किसी को कुछ नहीं आता है। ये कॉन्फिडेंस होता है। आप बैठे एग्जाम में ना, और आप इतना माइंड मान के चलिए कि मेरा होना है, एक सीट चाहिए मुझको ना। वो नहीं आएगा तब बताइए। पहले से अगर लूज करके बैठे रहेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत ऐसी हो जाएगी, हमारे एक फ्रेंड थे, वो क्या करते थे, बताया भी होगा मैंने, खूब पढ़ाई करते थे, खूब मेहनत करते थे हमारे साथ में, ठीक है। वो लास्ट में जब एग्जाम देने जाते थे इतना डिस्टर्ब हो जाते थे एग्जाम में, देखते थे इतने सारे बच्चे, मेरा, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। भीड़ देखते थे, एक सेंटर पे इतनी भीड़ है, सीट कितनी है, 1000 सीट है सीपीएमटी में, भीड़ बहुत ज्यादा है। 1000 क्या, 10,000 बच्चे एक ही सेंटर पर बैठे हैं, पूरे यूपी में कितने बच्चे होंगे। एग्जाम में रोल नंबर ही लिखना भूल जाते थे, वो इतना डिस्टर्ब हो जाते थे वो। समझ में आया? तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये उन लोगों में होता है जो सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां पत्थर की घिसाई होती है या किसी भी चीज की घिसाई होती है। समझ में आया? जहां डस्ट पार्टिकल रिलीज होता है, जहां सिलिका रिलीज होता है। क्या चीज? सिलिका। तो वो उनके सांस के द्वारा उनके फेफड़े में पहुंचता है, और उनके फेफड़े क्या हो जाते हैं? फाइब्रस हो जाते हैं। फाइब्रस का मतलब हार्ड, ठीक है। फेफड़े में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनकी दीवार मोटी होने लगती है। एल्वेओली की वॉल क्या हो जाती है? मोटी। समझ में आया? इसमें यही पूछा जाता है, ये किससे होता है? स्टोन ग्राइंडिंग, ये सबसे, सिलिका इसमें। कैसे रोका जाए इसको? मास्क लगा करके, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, बिजनेस। समझ में आया? अब क्वेश्चन पर आ जाए। सिलिकोसिस वही है, सिलिका जब लंग्स में इंटर करेगा तो सिलिकोसिस हो जाएगा, वो इस चीज में है, इसी में आता है, यही है वो। अब भाई क्वेश्चन आ गया, आप ही लोग बताइएगा। आज इससे करा दूं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, इसमें पुराने भी हैं, पुराने भी हैं, सारे जगह वही क्वेश्चन है। 2017 के बाद, 2017 के बाद वाले क्वेश्चन सही हैं। कहाँ बताइए, कहाँ से होगा ये? एक मिनट यहाँ से। इसका मतलब तुमने सब करके आए होगे ना, ये सारे क्वेश्चन करके आए हैं, तो अभी आंसर भी बताते जाइएगा। बताइए, क्वेश्चन का मतलब समझिए। फ्रॉग में रेस्पिरेशन वाटर से वाटर में रेस्पिरेशन स्किन और बक्कल कैविटी से होता है, तो बक्कल कैविटी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लैंड पर होता है स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स से। दोनों लाइन सही हैं।
गलत है। पहला वाला के बारे में क्या बताएंगे? वाटर में केवल स्किन है, वाटर में लंग्स नहीं है, बकल कैविटी नहीं है, लेकिन लैंड पर तीनों है, लैंड पर सब कुछ है। ठीक है, पहला। इसमें चेक आंसर का भी ऑप्शन देता है। हरा हो गया, पहला पहला ही दिया हुआ है। ये बताएंगे? इसको बढ़ा दें क्योंकि ये तो डाटा, ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिखी गई है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ये तो आपकी बुक में डेफिनेशन है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो कर ले जाएंगे। हाँ, बढ़ा दें आगे इसको, ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है क्वेश्चन ये। हाँ, ये बताइए। बड़ा एक्सप्लेनेशन देता है इसमें, बहुत ज्यादा जो है। चारों ऑप्शन ले आए, बताइए। पहला वाला क्या है? सही है पहला वाला। दूसरा? सही है। ऊपर किसकी बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है ऊपर। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो एक तरीका ये भी है ना। और नीचे वाले लाइन में क्या बात कर रहा है कि बाइंडिंग साइट इज रिलेटेड टू द हाइट, जहां पर PCO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, वहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। क्या लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता? नहीं। कहां से होता है? जहां CO2 ज्यादा रहती है। और कहां रहती है? टिश्यू में। समझ में आया? ये लाइन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा, यहां दबाना पड़ेगा इसको। आगे बताइए इसको। क्वेश्चन ये आया, बताओ क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको बताएंगे। बढ़ा दे इसको, कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे डेफिनेशन है ये। जो मैं एक क्वेश्चन आया हुआ था सेम वही ये भी है। बढ़ा दें? अरे भाई ये है ही ऐसा, क्या करेंगे? देखो जब ऑप्शन लाएंगे तो क्वेश्चन हट जाएगा। बताइए। अब ये मिनिमाइज नहीं होगा ना, ये मिनिमाइज नहीं होगा, इसको छोटा कर दें हम। नोट कर लीजिए किसका क्या है, फिर ऑप्शन मिला लीजिएगा। ए, चलिए भाई, ए हो गया, सही हो गया ये। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा किए हैं पहले कि नहीं किए हैं ये? बात सही है, कम से कम बहुत पहले किए हैं, उतना याद है ना, उतना याद है, यही बहुत है। ठीक है, ये बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? कहाँ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? टिश्यू में कि एल्वोली में? एल्वोली में बनेगा कि टिश्यू में बनेगा, बताएंगे? एल्वोली में, लंग्स में बनता है। वहां बनाने के लिए हाई PO2 एंड लेसर H+। हाई PO2 हाई नहीं है, लो PO2 नहीं, लो PO2 एंड हाई टेम्परेचर। बी वाला सही है, बी सही है। ठीक है, देखिएगा बी। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन वहां क्या होगी? कम होती है। यहां से आप खुद कर सकते हैं, मोबाइल में खोल करके इसको खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी देता है पूरा। बताइए, आपको सीक्वेंस बतानी है। चैप्टर में सेकंड पेज पर, इस पेज पर दिया होगा ये। ठीक है,
जहां पर मैकेनिज्म दी गई उसी के ऊपर का टॉपिक है ये। सबसे पहले क्या होता है श्वसन में, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बताएंगे। सबसे पहले क्या है, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, वेंटिलेशन। पहला डी, सबसे पहले तो एयर इंटर करेगा ना, लंग्स में एयर का एंट्री करना, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस अक्रॉस द एल्वियोली। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, इसके बाद डिफ्यूजन, लास्ट में ई है। सही है ना जो मैं बता रहा हूं, आ रहा है? ये आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, पांचों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। हाँ 5 है इसमें, देखिए चेक भी कर लीजिए आप इसको, पहला वाला। बताइए, लास्ट वाला दिख रहा है ऑप्शन, देखिए। ये किस साल आया हुआ है भाई? आए कहाँ गए? 2023 मणिपुर का है। सही है, दोनों सही है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये मैंने बताया नहीं है, अब कुछ लोग कहेंगे कि तो ये है नहीं है बुक में, यहाँ पर है नहीं है ना, तो कैसे गया? यहाँ नहीं है ना, ये आगे कहीं चैप्टर में है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस दिया हुआ है, ये आप 12th क्लास की बुक में जो लास्ट की यूनिट है वहां पर इसका जिक्र किया गया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में चैप्टर में है, ये समझ में आया? यहाँ से नहीं है ये, लेकिन है बुक से ही ये। तो देखिए ये क्या होता है, जब पहाड़ बैक हो गया तो अब ये कैसे सही होगा? नो नो करें इसे कोई ये इसको समझ लीजिए। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? पहाड़, माउंटेन्स। वहां जाने पर ऑक्सीजन का लेवल वहां कम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जानते हैं जितना नीचे जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। समुद्र पर चले जाइए, वहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होता है, ऊपर जाने पर घटता है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर जब पहुंचेंगे धीरे धीरे माउंटेन्स पर, हवा का दबाव घटेगा, ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। ठीक, वहां जाके हमारी सांस फूलने लगती है। लेकिन कुछ दिन तक अगर वहां टिक गए आप, तो कलर साफ हो जाएगा, गोरे होके आएंगे। और क्या, 6 महीने रह के देखिए पहाड़ी इलाके में। तो क्या कारण है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी वहां एडजस्ट करती है। कैसे? ऑक्सीजन जब कम रहेगा पहाड़ों पर, ऑक्सीजन क्या रहेगा? लो, तो आपकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, वहां क्या होगा? बॉडी में आपके आरबीसी का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आपका ब्लड में आरबीसी कंटेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा आरबीसी हो जाएंगे। क्यों? ध्यान से, ताकि जो कम ऑक्सीजन है उसको भी खींच सके, उसको भी पकड़ सके। समझ में आ रहा ना? अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, चल जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन वातावरण में कम है तो आपकी बॉडी को हीमोग्लोबिन या आरबीसी ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि जो भी ऑक्सीजन जाए आपकी बॉडी में उसको क्या कर सके? यूज कर सके, उसको वो यूटिलाइज कर सके। समझ में आया? तो आरबीसी कंटेंट क्या हो जाएगा? हाई एल्टीट्यूड पर बढ़ जाएगा, ये हो जाता है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और इंक्रीज होने से क्या है, कुछ दिन बाद वो समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। शुरुआत में सांस फूलती है वहां जाने पर, लेकिन कुछ दिन बाद वो नॉर्मल होने लगती है। क्वेश्चन क्या था? ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस द एल्टीट्यूड सिकनेस। जब पर्सन माउंटेन्स पर जाता है वहां उसको एक बीमारी पैदा हो जाती है, सिकनेस। वो कौन सी बीमारी है? एल्टीट्यूड वाली है, ऊपर वाली पहाड़ पर। ठीक है, उसमें होता क्या है? सांस लेने में दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है। पहली बार जब आप जाएंगे तो आरबीसी तुरंत नहीं बढ़ता है, वहां कुछ दिन रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत आए, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, जल्दी जल्दी सांस चलेगा, हार्ट
पाल्पिटेशन हो जाएगा, हार्ट से संबंधित समस्या आ जाएगी। ठीक, ये लाइन सही है। आगे है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये समस्या क्रिएट होती है, लेकिन कुछ दिन बाद नॉर्मल होता है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये दोनों लाइन सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। बिल्कुल, लो जी टच भी कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। वाइटल वीसी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के वीसी। एफआरसी क्या है? इसमें एक और आरबी जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? एफआरसी। ठीक, ये बताएंगे। अभी मैंने बताया ह्यूमन के ब्रेन में निमोटैक्सिस सेंटर है, जो क्या करता है? चेंज करता है रेस्पिरेशन के रेट को बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को छोटा कर देता है, सांस छोटी कर देता है। तो क्या पूछ रहा है ये? अच्छा, ये कहाँ होता है? ये सेंटर आपके पॉन्स में है। कहाँ है? ठीक, 2022 तक देखिएगा, अभी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है, जितना बुक में है सबका सब वहीं से है। ये बताइए, वीसी में क्या आएगा? 3 चीज जुड़ेगा, 3। ठीक है, अभी जोड़ के दिखाए थे, जो पिछला वाला क्वेश्चन गया वो यही है, सेम। तो इसमें आंसर आप देख लीजिए जो आप चेक कर रहे हैं। ACE, AC मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन, ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन, और ये क्या है? मैक्सिमम पर्सन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक मिनट रुकिए, नहीं कहाँ गया इसका? ACE, तो A ये हो गया, C हाँ ये हो गया, और E हाँ ये सही है। मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पिरेशन, और ये फोर्स तो इंस्पिरेशन नहीं होगा ना? ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स इंस्पिरेशन। हाँ, डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन में ये फोर्स इंस्पायरेशन लिखा हुआ है। ये तो सही है, ये तो सही है। ये जानते हैं वीसी क्या है? जबरदस्ती सांस को निकाल दीजिए सब, उसके बाद कितनी सांस को खींच सकते हैं आप? तो बताइए क्या क्या खींचा जाएगा? हम जिसको जबरदस्ती रिलीज कराए ERB, वो तो खींचेंगे। इसके बाद एक IRB होता है जिसको एडिशनल खींचा जाता है, वो। इसके बाद TB। समझ में आया? ये लाइन तो सही है। ये क्या कह रहा है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ई वाले में देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, जो ब्रीथ आउट कर सकता है आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन। अच्छा, फोर्सली खींचा, हाँ ये भी सही है। दोनों दरअसल में ये अलग अलग करके दिया, ये सही है। जब भाई फोर्स इंस्पायरेशन खींचेंगे जबरदस्ती सांस, तो आप कितनी निकालेंगे? तो IRB को निकालेंगे, ERB को रिलीज कराएंगे, और TB। ये दोनों लाइन केवल कहने का तरीका अलग अलग है, मतलब एक ही है दोनों का, वो सही किया है। ये बताएंगे आगे। अंडर, ये रटा रटा क्वेश्चन 5 ml, कार्बन डाइऑक्साइड होता तो 4 ml, और यहीं पर चेंज करके ये अगर लंग्स लिख देता तो रंग हो जाता है। ठीक है, टिश्यू है ये, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है। पाँच ml, 5 होगा ना? 4 नहीं है, 4 CO2 के लिए है। आगे बताइए।
कुछ बच्चों का टाइम नहीं करता होगा 1.5 घंटा, नहीं करता, मुझे पता है। बताओ जी इसको। कंडक्टिंग पार्ट क्या है? 2 पार्ट है, एक रेस्पिरेटरी और एक कंडक्टिंग। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग, ठीक है। और एल्वियोली एल्वियोली डक्ट क्या है? ये है रेस्पिरेटरी पार्ट। बताइए कौन सा होगा? चौथा सब कह रहे हैं, यही है ना चौथा? तो सही है। नॉट पूछ रहा ना, ये आ रहा ना? अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, आ रहा ना? ठीक। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए? सोचिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? लंग्स में। कहाँ बनेगा? लंग्स में। तो लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, सब बता दिया हूं कल मैंने, ठीक है। H+ कम होगा, पीएच ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर लीजिए, सेकंड है, ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोली में कितना होता है? 104 और 40। भाई इसका बुक में लिखा गया 104, इसका क्या है? लंग्स में पूछ रहा है 40, ठीक है। वो क्वेश्चन दोबारा आया। एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है और उसको महसूस होता है क्या चीज? एल्टीट्यूड सिकनेस। सिम्टम ये आया, ये तो वही है ना, ये तो वही आया दोबारा से, तो कोई अंतर नहीं है। इसका आंसर नहीं चेक करेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है, तो बार बार चेक करने की जरूरत क्या है? अभी तो हुआ है सेम ही, वो सेम था, उसमें कोई अंतर है ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये बताओ जी, ये वाला इंस्पिरेशन में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। बहुत अच्छा है, सोचने वाली चीज है ये। जब हम सांस को खींचते हैं तो कौन सी मसल सिकुड़ती है? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ये वाला सही हो गया ना, ये सिकुड़ेगा। डायाफ्राम सिकुड़ता है कि नहीं सिकुड़ता है? डायाफ्राम की मसल सिकुड़ती है कि नहीं सिकुड़ती है? अरे डायाफ्राम सिकुड़ेगा तभी तो फ्लैट होगा, तभी तो नीचे जाएगा डायाफ्राम। ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? लंग्स का वॉल्यूम घटता कि बढ़ता है? जब सांस खींचते हैं तब बढ़ता है वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है? कम। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटता है, ये बढ़ गया, ये गलत है। अरे वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर गैस का क्या होगा? कम होगा, तभी तो एयर अंदर आएगा, ठीक। लास्ट गलत है, इसमें पूछा क्या है? करेक्ट। तो 1 2 3 1 2, इसमें पूछा सही कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल सही है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज ये भी सही, सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड कहाँ गया? और एक लास्ट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरा गलत है, किसी ने बताया नहीं हमको, तीसरा गलत है। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी गलत है, और ये इंट्रापल्मोनरी ये भी गलत है। समझ में आया? पहला और दूसरा, पहला दूसरा कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ठीक, ये सही है। समझ में आ रहा है ना? वो दोनों गलत हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट से संबंधित गलत स्टेटमेंट। कौन सा इसमें रॉन्ग है? सी, हाई कंसेंट्रेशन। चेक कर लूं, सबको क्लियर है ना?
ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से मेनली किससे संबंधित होती है? ऑक्सीजन कितनी है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा और कम है तो नहीं करेगा। समझ में आया? ये बताएंगे। इसी बराबर क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, दोनों को जोड़ के इसी आता ना। अरे देखो जी, ये इसी जो है कहाँ गया? इसी इक्वल टू टीवी प्लस ERV। टीवी कितना दिया है इसमें? 500 नहीं, 500 एंड 1। अच्छा हाँ, 500 दिया है, ये 500 है। और वो कितना है? ERV कितना दिया गया है? 1000। समझ रहे ना? 1000 पूछा क्या गया है? EC, तो आंसर आ जाएगा 1500। आंसर क्या आ जाएगा? 1500। लेकिन आगे दिया है RV, तो कंफ्यूजन के लिए दिया आपको RV का इस फॉर्मूले में कोई मतलब ही नहीं है। इसी के फॉर्मूले में कहीं RV आता है? RV तो फिक्स होता है ना, 1200 तो 1200 ही रहेगा, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो केवल वो क्वेश्चन डिस्टर्ब करने के लिए आगे बढ़ाया गया और कुछ नहीं है इसमें। आंसर कौन सा वाला होगा इसमें? 1500। देखिए आंसर 1500। ठीक, ये बताइए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अभी बताया, जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, सिलिकोसिस। ठीक है, एम्फाइसीमा नहीं होगा। बॉटुलिज्म और एंथ्रासिस ये बीमारी हैं जो जीवाणुओं से होती हैं। ठीक है, ये जीवाणु से नहीं होती है, सिलिकोसिस सिलिका से होती है। ठीक, तो इसमें यही सही है। ये बताइए, ये मैच कर लेंगे, बताइए। तो मैंने कहा था ना 1% सवाल बाहर से आ सकता है, तो 21 साल का वो चेक कर लीजिए। तो 18 में, दरअसल में 17 में पैटर्न चेंज हुआ ना, सिलेबस 17 से तो चेंज हुआ है, तो 18 में थोड़ा दिमाग काम नहीं किया होगा ढंग से, एक आध सवाल पिछला डाल दिए होंगे। अब तो धीरे धीरे सेट हो रहे हैं ना, सेट होने में तो टाइम लगता है। अब उम्मीद कम है, एक आध आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये बढ़ जाए, इस पे कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू दी गई है, बढ़ जाते हैं आगे, निकाल लेंगे आप। इसको भी चेक करना आंसर। देख लीजिए आप, सब लोग देख लीजिए, मैच करा लीजिए कम से कम। ठीक, ये रुपया नहीं है, 500 है, 1000 है, 1200 रुपया। क्यों? तो 500 का नोट गिन रही है तो। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन अस्थमा। जिसको अस्थमा हुआ है या जिसको एम्फीसीमा हुआ, उसके फेफड़ों की हालत कैसी होगी वो बताना है आपको। लेकिन क्या बताना है? क्रमबद्ध, क्रम से। पहले किसका बताना? अस्थमा, उसके बाद बताना है एम्फीसीमा। बताइए अस्थमा के साथ क्या होगा? जी, यही तो बताना। और ये कहाँ गया? एम्फीसीमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है, सिकुड़ जाती है एल्वोली। ठीक है, ये हो गया बी। उसको बताइए। लंग्स कभी पिचकती नहीं है, पूरा सांस को निकाल दीजिए तब भी लंग्स पिचकेगा नहीं, कोलैप्स नहीं करेगा। कारण क्या है? ये है, लंग्स में आपके क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कभी निकलता ही नहीं है बाहर। हाँ हाँ, वो बताया था मैंने, बता चुके हैं उसको। ये कारण पूछा है, क्यों लंग्स पिचकती नहीं है? ठीक है, उसके अंदर हवा होती है, लेकिन कारण क्या है?
वो एयर कभी क्यों नहीं निकलती है? इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 1200 क्यों कभी निकलता नहीं है, क्या कारण है कि वो हवा कभी निकलती नहीं है बाहर लंग से? ये इसमें ऑप्शन देखिए, ध्यान से समझ लीजिए उसको। देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो पहले गलत आंसर को हटाया जाता है, समझ में आ रहा है, और 2 में 1 पे रिस्क लिया जाता है। 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो उसमें 1 पे रिस्क ले सकते हैं आप। ये गलत है। पॉजिटिव प्रेशर, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर पॉजिटिव हो गया, 2 प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रेशर हो गया तो लंग्स में जो भी एयर है वो बाहर चली जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो नहीं हो सकता है। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर, लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है, तो एयर बाहर जाना ही है, तो ये भी नहीं होगा। नेगेटिव प्रेशर काम करता है फेफड़ों में आपके। नेगेटिव प्रेशर जानते हैं, जो सक्शन प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर, जैसे समझ लीजिए इसको ऐसे, ये है ये चीज, ये है क्या चीज, देखिए कहाँ गया, अरे ये एल्वियोली है। क्या है ये? एल्वियोली। ठीक है, लंग्स का एल्वियोली। इसमें 1200 ml एयर कभी नहीं निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, आरबी। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि इसके अंदर जब हम सांस को पूरा छोड़ देते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, मैंने सारी एयर को बाहर कर दिया, इसके बाद भी 1200 ml बचा रह जाता है। क्यों? क्योंकि अब लंग्स के अंदर कोई पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर काम कर रहा है। ठीक है, और वो नेगेटिव प्रेशर क्या किए करे हुए है, वो लंग्स को बाहर की साइड में खींच रहा है, लंग्स को बाहर की साइड में खींचे हुए। अगर ये नेगेटिव प्रेशर काम नहीं करेगा तो ये 1200 ml एयर भी बाहर हो जाएगा फेफड़े से। समझ में आ रहा है? जैसे बैलून होता है, बैलून में अगर हवा भरते हैं तो फूल जाएगा, हवा नहीं भरी है तो बैलून पिचका रहता है। तो क्या उसमें कोई हवा नहीं है अंदर? ऐसा तो नहीं है। बैलून के अंदर थोड़ी बहुत हवा है, भले वो फुलाया नहीं गया है, भले वो पिचका हुआ, लेकिन उसके अंदर हवा है कि नहीं है? थोड़ी सी। सेम कंडीशन लंग्स में है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लंग्स में देखिए, लंग्स की जो वॉल है ना, लंग्स की वॉल बाहर की साइड में थोड़ा सा क्या है, खिंच जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर काम करता है। ये लिखा, देयर इज ए नेगेटिव इंट्रा प्लूरल का मतलब क्या है? इंट्रा का मतलब इनसाइड, प्लूरा का मतलब लंग्स। जो लंग्स है उनके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर काम कर रहा है, जो क्या कर रहे हैं, पुलिंग एट द लंग्स वॉल, जो लंग्स की वॉल को क्या किए हुए हैं, खींचे हुए हैं। समझ में आया? अगर ये छोड़ देंगे तो ये 1200 ml बाहर हो जाएगा तुरंत। ये वाला सही हो सकता था, लेकिन ये अधूरा आंसर है, ये अधूरा। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, ये अधूरा है, इसके आगे इतना जोड़ा गया, ये कंप्लीट है। और एक चीज और होती है ऑप्शन में, जहां ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है, उसके सही होने के चांस ज्यादा होते हैं, जान लीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट में बड़ा बढ़िया लंबा चौड़ा लिखा हुआ आंसर, वो सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे यहाँ एक क्लू लग सकता है, यहाँ इसने एडिशनल लिख के दिखाया है। समझ में आया? आंसर चेक कर लीजिए जी। नेगेटिव प्रेशर, ये देखिए, पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में कितना होता है? लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104, इक्वल टू द ब्लड, ब्लड के बराबर नहीं, मोर देन ब्लड, ब्लड में 95 है, उससे सही है, यही सही भी है, लेस लेस लेस। ठीक है, आंसर होगा मोर। ठीक, अभी 2016 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, पुराने वाले अभी। ठीक है,
हो सकता है कुछ क्वेश्चन बाहर के आ सकते हैं जो बुक में नहीं होंगे, क्योंकि ये पुराना सिलेबस चल रहा है। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड वॉल, ब्लड का पीएच घटता है। कब घटता है पीएच? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, ठीक है, कम हो जाएगी। तो सही है कि नहीं सही है? हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से घट जाएगा तो उसका लगाव किससे बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ेगा। ठीक है, ये सही है। रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लीवर, जब लीवर बाइकार्बोनेट, तो ये गलत है, लीवर में बाइकार्बोनेट रिलीज नहीं हो रहे हैं। बाइकार्बोनेट तो ब्लड में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट अगर घट गया तो ब्लड का पीएच बढ़ेगा। हार्ट बीट अगर कम हो रही है, ठीक है, स्लो हार्ट बीट हो गई है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? ज्यादा कि कम? ज्यादा हो जाएगा। जब हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगी। हार्ट बीट जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पहुंचेगा, कम हो जाएगा। ठीक। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। आपको एक ही सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन? एक ऑप्शन। तो एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? ये ऊपर वाला पढ़े भी हैं, ठीक है, यही आंसर इसको सही है। आगे बढ़िए। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच द सरफेस एरिया घटेगा, बताइए किसमें सरफेस एरिया लंग्स का घटता है? एम्फाइसीमा में अभी पढ़े हैं ना, इसी में तो सरफेस एरिया घटता है। ठीक, एम्फाइसीमा। ये बताइए, जब आप अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, सांस को रोक लेते हैं, तो वो देखो बंद भी करके देख रहा है। जब सांस को रोकते हैं, कौन सी गैस आपकी ब्लड में है जो क्या है, आपको सांस लेने पर मजबूर कर देती है? सांस लेने की इच्छा जाहिर हो जाती है ना, बंद करके देखो, थोड़ी देर बाद होगा कि ले लें सांस तो अच्छा है, मर जाएंगे नहीं तो क्या होता है ऐसा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है आपके ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो दोनों गैसेस है ना, ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। फॉलिंग CO2 कंसेंट्रेशन, तो CO2 तो बढ़ती है ना, सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, अंदर CO2 बढ़ रही लगातार, ये गलत। रेजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 कंसेंट्रेशन, ये सही है। फॉलिंग O2 कम हो जाती है, ये भी सही है। रेजिंग CO2, ये भी सही है। आंसर कितना करना है? एक। तो पूछा क्या है? एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है। अब बताइए एक आंसर। बी वाला होगा। सब लोग ढंग से सोच के बताइए थोड़ा सा। ये जो माइंड लगा रहे हैं, यहां तक माइंड सही है, लेकिन इसमें आंसर ये नहीं होगा। जानते हैं क्यों? सांस आपने बंद कर लिया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सांस रोक दिया, आपके ब्लड में CO2 बढ़ गया, तो सांस लेने की इच्छा जाहिर कहां से होती है? ब्रेन से होती है। कहां से होती है? ब्रेन से। तो ब्रेन को सिग्नल कौन करेगा? ब्रेन को सिग्नल कहां से जाएगा? ब्लड में CO2 बढ़ गया है, हार्ट में जो एरोटिक आर्टरी है और कैरोटिड है, ये तुरंत सिग्नल करेंगे कहां? ब्रेन को, मेडुला को, कि ब्लड में क्या हो गया? CO2 ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। लेकिन आपका मेडुला तो बड़ा अजीब है, वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन से कोई उसका लेना देना ही नहीं है, ऑक्सीजन को नहीं पहचानता। वो किसको पता लगाता है? CO2। अभी पढ़ा है मैंने, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। CO2 को पहचानता वो तो नहीं है। CO2 ज्यादा हो जाएगी तो पता लगा लेगा मेडुला की CO2 बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन घटे बढ़े उसको कोई लेना देना उसको। तो CO2 सेंसिटिव एरिया कौन सा है? ये।
नहीं, फॉलिंग नहीं, राइजिंग, राइजिंग। CO2 बढ़ेगा वो पता लगाएगा CO2 बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम हो गया ये नहीं पता लगा पाएगा वो। ऑक्सीजन घटती है लेकिन वो नहीं पता लगा पाएगा ब्रेन, और जब तक ब्रेन को नहीं पता लगेगा तब तक आपको इच्छा जाहिर नहीं होगी, क्योंकि सिग्नल तो ब्रेन से ही होता है ना। इसलिए आंसर क्या होगा, राइजिंग वाला, ये सही होगा। समझ में आया? ठीक। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस रूप में जाती है, बाई कार्बोनेट आयन। बाई कार्बोनेट कहाँ है ये, इसमें आपको ABCD बताना। ए क्या है, ट्रैकिया है, बी क्या है, बी बताएंगे, कोई बताइए बी क्या है। हाँ हाँ, फेफड़ों के चारों तरफ जो दोहरी झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, वो है, ये झिल्ली है, फेफड़े नहीं है, फेफड़े के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन भी। सी क्या है, एल्वियोली है, और डी क्या है, डायाफ्राम है। समझ में आया तक? और ऑप्शन क्या है, पूछा है कि ए है ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द। अब आंसर बताइए यहाँ से, वो सब छोड़ दीजिए, अब यहाँ से आंसर सेलेक्ट करिए। ये 4 स्टेटमेंट में से एक सही करना है। फिर से देख लीजिए, ए माइंड में रखिए, क्या देखिए, ए क्या था, ट्रैकिया। ए हमने क्या पढ़ा, ट्रैकिया, बी ये है, सी एल्वियोली, डी डायाफ्राम। अब आइए, अब ऑप्शन पर आइए। ए गलत है, सही, क्योंकि कार्टिलेजिनस रिंग जो ट्रैकिया में होती है, ट्रैकिया एक लंबी सी ट्यूब है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ये ट्रैकिया है, इसमें जो रिंग लगी है वो पूरी नहीं है, आधी है, सी शेप है। एल्वियोली थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही है। प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कशन अगेंस्ट द रबिंग, गलत। ये रिब्स को सराउंड नहीं करती है, ये पसलियों को नहीं घेरे रखती है। प्लूरल मेम्ब्रेन किसको घेरता, आप डायग्राम देखिए, ये प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़ों के चारों तरफ है, ना कि पसलियों के चारों तरफ। इसने लिखा रिब्स के चारों तरफ, ये गलत हो गया। ठीक। लोअर एंड ऑफ लंग्स डायाफ्राम पुल्स डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये गलत है कि नहीं है, 2 गलत हो गया, पहला वाला गलत है ही है। आपको सही, ध्यान से सुनिएगा, आपको सही स्टेटमेंट छांटना है, जिसमें से हमने ये रॉन्ग किया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, भी सही है अभी तक। लेकिन लास्ट के बारे में क्या कहेंगे, लास्ट वाला सही है कि नहीं सही है, इसको सोच के बताइए। देख सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, लोअर एंड ऑफ द लंग्स, देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूं। ये कह रहा है, देखिए डायग्राम में समझिए, ये फेफड़े हैं, ठीक है, और ये नीचे क्या हो गया, डायाफ्राम, ये क्या है, डायाफ्राम। लोअर एंड ऑफ द लंग्स, ध्यान सुनिए, फेफड़े के जो फेफड़ा अंदर है, अंदर क्या है, फेफड़े, ये है लंग्स। लंग्स का जो निचला किनारा है, लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायाफ्राम होता है। जाहिर सी बात है, सही कह रहा है कि फेफड़े के नीचे क्या है हमारे, डायाफ्राम, यहां तक सही है। पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये फेफड़ों को नीचे खींचता है। जब सांस खींचते हैं तो डायाफ्राम फेफड़े को नीचे खींचता है, फेफड़े को नहीं खींचता है। गलत है, बताइए सही क्या तब, तुम गलत कह रहे हैं। इंस्पिरेशन के टाइम पर ये डायाफ्राम नीचे जाता, ये बात सही है, लेकिन ये कह रहा है क्या ये फेफड़े को पकड़ करके खींचता है नीचे, फेफड़े को नहीं खींचता, ये अपना तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और फेफड़े को एक जगह मिल जाएगी फूलने के लिए, फेफड़े को पकड़ के नहीं रखे रहता है। समझ में आ रहा ना, जैसे लंग्स है, ये डायाफ्राम, डायाफ्राम नीचे चला जाएगा और इसको क्या मिल जाएगी, ये खाली जगह मिल जाएगी, फेफड़े को जगह मिल जाती है।
अटैच नहीं होता है, फेफड़े से अटैच नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा ना? डायफ्राम डायरेक्ट अटैच नहीं है। एक चीज लिखा था उसमें, हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स जब एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, और रिब्स क्या करती हैं, रिब की सिकुड़ता है, तो फेफड़े क्या होते हैं, फूलते और पिचकते हैं। अंदर का एरिया कम ज्यादा होता है, ये पकड़ के नहीं रखता है इसको, डायफ्राम उसको पकड़ के नहीं रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हाथ से पढ़िए, लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायफ्राम सही है, पुल्स इट डाउन, इसको पुल करता है, नीचे खींचता है, पुल नहीं करता है वो। समझ में आया? ये पुल नहीं करता है, ठीक, केवल वो जगह दे देता है ताकि वो फेफड़े क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। अपना नहीं खींचता, नहीं, वो अपना नहीं खींचता, कोई रोल नहीं है उसका, वो केवल जगह दे रहा है बस, ठीक है। हाँ, ये भी रॉन्ग, ये क्या हो गया, डायफ्राम पुल्ड, ये रॉन्ग हो गया। बी वाला सही है, बी वाला, और बी वाला चेक करिए, देखिए बी आंसर सही। ये बताएंगे, पीपुल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू एरिया रोहतांग। अगर कोई रोहतांग चला जाता, रोहतांग पहाड़ी इलाका, हाई एल्टीट्यूड पर है, 6 महीने के लिए गया, 6 महीने, वापस आया 6 महीने बाद, तब कैसा होके आएगा, पहचान नहीं पाएंगे उसको, उसमें आरबीसी ज्यादा हो जाएगा, एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू द ऑक्सीजन। जब देखिए उसमें आरबीसी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर नॉट फिजिकली, वो बीमार पड़ जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा वहां से आकर के। सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम लाइक, उसको एल्टीट्यूड सिकनेस का सिम्टम आएगा, जैसे नौसिया है, फटीग, ये सब आ जाएगा। आगे पढ़िए, हैव अनयूजुअल आरबीसी काउंट, उसके अंदर आरबीसी जो है उनका जो संख्या है वो घट बढ़ जाएगा। ये नहीं बता रहा घटेगा बढ़ेगा, अनयूजुअल हो जाएगा। सोच लीजिए थोड़ा सा इसको, 6 महीने बाद लौट के आ रहा वो, पहले रॉन्ग को हटा दीजिए, वो फिजिकली फिट नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। एक रॉन्ग और कौन सा हटेगा, हैव अनयूजुअल आरबीसी, आरबीसी की संख्या डिस्टर्ब हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी, बहुत ज्यादा एफिनिटी बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा सही यहां तक है, ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें आरबीसी की संख्या तो बढ़ी रहेगी, जाहिर सी बात है, वहां से लौट के आ रहा है, कलर को साफ करके लेके आ रहा है, आरबीसी बढ़ा के लाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन की वेरी हाई बाइंडिंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। समझ में आया? बढ़ता है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता है। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप पहाड़ पर जाएंगे वहां ऑक्सीजन कम है, तो बेचारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने की क्षमता को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, और हीमोग्लोबिन ढेर सारे हो जाएंगे, आरबीसी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए रॉन्ग होना चाहिए। फिजिकली फिट गलत है, ये वाला जानते हैं क्यों रॉन्ग होगा, ये फर्स्टली जब जाएगा पहली बार तो समस्या होगी, लेकिन कुछ दिन रह जाएगा तो बॉडी एडजस्ट करेगी, आदत डाल लेगी, संख्या बढ़ जाएगी वहां जाकर के। शुरुआत में नहीं बढ़ता आरबीसी, शुरुआत में आरबीसी कम रहती है, इसी वजह से सिम्टम आता है, लेकिन जैसे आरबीसी बढ़ जाएंगे वहां जाकर के, तो आंसर क्या होगा, मोर आरबीसी और हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू द ऑक्सीजन। रुक जाइए, नहीं होना तो ये भी नहीं चाहिए, वहां वो लोअर लिख दिया है, वहां वो लोअर लिख दिया है, जबकि हायर होना चाहिए, ठीक। हैव अनयूजुअल शायद ये हो सकता है, तब ये होगा, तब ये लास्ट वाला होगा। अनयूजुअल का मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी है, तो उसने क्लियर नहीं किया है क्या है, उसने क्लियर नहीं किया है, चेक कर लेता हूं। अरे लोअर दे रहा, लोअर बाइंडिंग एफिनिटी,
अच्छा, रुक जाइए। जानते हैं कारण क्यों दिया होगा? सुन लीजिए, जब वहां जाएंगे वहां पर एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन जब वापस आप लौट के आएंगे तो एफिनिटी नॉर्मल होगी। जब वापस रिटर्न होकर के प्लेन्स में आएंगे तो एफिनिटी उतनी नहीं रह जाएगी जितनी माउंटेन्स पर थी। ठीक है, खैर इस आंसर को थोड़ा सा देख लिया जाएगा कि लोअर क्यों लिख रहा है, मैं बता दूंगा देख करके। जैसे लोअर क्यों लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन कर रहा है, इसने लोअर लिख दिया है। But gradually we get accumulates and stop. The body compensate low oxygen by increasing, यहाँ तक से decrease the binding affinity by increasing। लिख तो रहा है लेकिन कारण नहीं लिख रहा है कि क्यों लो हो जाएगा, उसको मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक टाइम हो गया है, ये सब क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ठीक, अगली बार कौन सा चैप्टर है? बॉडी फ्लूइड पढ़ के आएंगे, ब्लड वाला चैप्टर पढ़ के आइएगा। ठीक है।